हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम काफ़ी दिन से आपको मैथ्स और फिजिक्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आज फिर हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है 100% आपके एग्जाम में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीएन संधि डायोड। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन है, जब एक पी टाइप अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप क्रिस्टल के साथ जोड़ा जाता है, वो इस संयोजन को जहां क्रिस्टल जुड़ते हैं उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। पी क्षेत्र में क्वार्टर बहुसंख्यक आवेश होते हैं तथा ये स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तथा इसमें स्थिर धनात्मक दाता आयन होते हैं। इस प्रकार दोनों क्षेत्र उदासीन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है इसका डायग्राम। इसके बाद जैसे ही पीएन संधि डायोड बनती है, उसमें विक्षेप के कारण संधि के आर पार आवेश वाहकों का मिश्रण प्रारंभ हो जाता है। एन क्षेत्र से कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में तथा पी क्षेत्र के कुछ क्वार्टर एन क्षेत्र में विसरित हो जाते हैं। विसरण के बाद इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्टर परस्पर मिलकर उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार संधि के समीप एन क्षेत्र में धनावेश तथा पी क्षेत्र में ऋणावेश संचित हो जाता है। इससे संधि पर एक वैद्युत आंतरिक क्षेत्र EI उत्पन्न हो जाता है, जो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर दिष्ट हो जाता है। कुछ समय पश्चात यह क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि आवेश वाहकों का विसरण रुक जाता है। इस प्रकार संधि के दोनों ओर एक पतली परत बन जाती है, जिसे अवक्षय परत कहते हैं। इसकी मोटाई 10⁻⁻⁶ कोटि की होती है। अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत वाहक बल को विभव प्राचीर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, नोट करिए ध्यान से, और ये अपना यूट्यूब चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन है इसका, चित्र की भांति एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें दो पीएन संधि डायोडों D1 व D2 का प्रयोग किया जाता है। दोनों संधि डायोडों के पी सिरों को एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के द्वितीयक सिरों A तथा B से संबंधित करते हैं। जिस AC को DC में बदलना होता है उसे ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली के श्रेणी क्रम में संबंधित करते हैं तथा N क्षेत्रों को परस्पर संयुक्त करके लोड प्रतिरोध RL के साथ AB के मध्य M से संबंधित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसका डायग्राम है, आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा निवेशी वोल्टेज और ये होगा निर्गत वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स, आगे इसकी कार्यविधि है। AC के प्रथम अर्धचक्र में सिरा A धन विभव पर तथा सिरा B ऋण विभव पर होता है और धारा प्रवाहित होने देता है, जबकि संधि डायोड D2 उत्क्रम अभिनत होता है और धारा प्रवाहित नहीं होने देता, जिससे लोड प्रतिरोध RL में धारा C से D की ओर प्रवाहित होती है। AC के द्वितीय अर्धचक्र में जब सिरा A ऋण विभव पर तथा सिरा B धन विभव पर होता है, तो इस स्थिति में D1 उत्क्रम अभिनत होता है तथा धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, जबकि डायोड D2 अग्र अभिनत होता है तथा धारा प्रवाहित होने देता है।
इस प्रकार लोड प्रतिरोध R1 धारा उसी दिशा में अर्थात C से D की ओर प्रवाहित होती है। तो स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा इसको। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में करने के लिए चित्रानुसार परिपथ तैयार करते हैं। इसमें निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को एक उच्चाई ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली P के सिरों के बीच लगा देते हैं। ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली के A सिरों को एक पीएन संधि डायोड के P सिरों से तथा कुंडली के B सिरे को एक लोड प्रतिरोध RL द्वारा डायोड के N सिरे से जोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसका डायग्राम है। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स इसकी कार्यविधि। एसी के प्रथम अर्धचालक में जब ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा A धन विभव पर तथा B सिरा ऋण विभव पर होता है तो अग्र अभिनत के कारण लोड प्रतिरोध RL में वैद्युत धारा M से N की ओर प्रवाहित होती है। एसी के द्वितीयक अर्धचक्र में जब सिरा A ऋण विभव पर तथा सिरा B धन विभव पर होता है तो उत्क्रम अभिनत के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार एसी की केवल अर्धतरंग डीसी में बदल जाती है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा इसको। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये अपना यूट्यूब चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नोट कीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ध्यान से नोट करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोटो डायोड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में 100% रखा हुआ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा फोटो डायोड। फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय स्रोतों के संसूचन के लिए प्रयोग की जाती है। स्टूडेंट्स रचना है इसकी। फोटो डायोड का निर्माण करने हेतु एक पीएन संधि को जिसका पी क्षेत्र काफ़ी पतला व पारदर्शी हो तो कांच या प्लास्टिक के आवरण इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश सरलता से पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स ये इसका डायग्राम है और ये अब पढ़ेंगे हम कार्यविधि। कार्यविधि है स्टूडेंट्स इसकी, जब पीएन संधि पर बिना प्रकाश डाले पर्याप्त वोल्टेज लगाकर उत्क्रम अभिनत किया जाता है तो संधि में दोनों ओर के अल्पसंख्यक वाहक संधि को पार करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक संतृप्त लघु धारा का प्रवाह आरंभ हो जाता है। इस धारा को अदीप्त धारा कहते हैं। यदि
अब पीएन संधि पर इतनी ऊर्जा का प्रकाश डालें जिसका परिणाम संधि के निर्विद्ध ऊर्जा अंतराल से अधिक हो तो अल्पसंख्यक वाहकों का घनत्व बढ़ जाता है। संधि के उत्क्रम अभिनत के कारण जब ये वाहक संधि को पार करते हैं तो यह संधि पर उत्पन्न धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। इस प्रकार धारा को प्रकाश धारा कहते हैं। फोटोडायोड संधि को प्रदीप्त करने के बाद संधि पर पहले से ही मौजूद संतृप्त धारा के मान में हुए परिवर्तन को ज्यादा करके संधि पर आपतित प्रकाश की हमेशा प्रकाश की तीव्रता की गणना की जा सकती है। इस प्रकार यह फोटोडायोड प्रकाश संसूचक के भांति व्यवहार करता है। तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा इसको। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा नंद गेट, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। गेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स नंद गेट है हमारा, यह मूल लॉजिक गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट का संयोजन है। इसमें एंड गेट के निर्गत को नॉट गेट का निवेशी बना दिया जाता है। यदि एंड गेट के निवेश a, b तथा निर्गत y हो तो स्टूडेंट्स y डैश इक्वल हो जाएगा हमारा a डॉट b। यदि y डैश नॉट गेट का निवेश तथा y निर्गत है तो y इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स y डैश का बार। तो स्टूडेंट्स y डैश की वैल्यू अभी हमने निकाली है a डॉट b। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रख देंगे हम y इक्वल हो जाएगा a डॉट b का बार। आगे देखेंगे स्टूडेंट जो कि नंद गेट का बूलियन व्यंजक है। तो स्टूडेंट्स यह इसका प्रतीक नंद गेट का एंड और नॉट गेट के संयोजन से मिलकर बना है। तो स्टूडेंट्स आगे है इसकी सत्यता सारणी। तो स्टूडेंट्स सत्यता सारणी में 0 और 1 लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स लेंगे हम 0 0। तो स्टूडेंट्स अगर हमने लिया यहाँ पे 0 0, तो स्टूडेंट 0 0 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 आएगा, और 0 का बार होता है स्टूडेंट्स 1। 0 और 1 लेंगे तो मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, फिर 0 का बार होता है स्टूडेंट्स 1। 1 0 लेंगे मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, और 0 का बार होता है 1। फिर 1 1 लेंगे हम, 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 का बार होगा 0। तो स्टूडेंट्स यह है इसकी सत्यता सारणी। स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा इसको। स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यह आपका अपना चैनल है, इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन ने जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कोई प्रकाश प्रोटॉन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो फोटोन की यह ऊर्जा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। प्रथम भाग में प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाता है जिसे कार्यफलन ओमेगा कहते हैं। ऊर्जा का दूसरा भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम ऊर्जा E के प्रदान करता है। तो स्टूडेंट्स इसकी इक्वेशन होती है हमारी h न्यू इक्वल W प्लस E के। h न्यू इक्वल W प्लस E के। स्टूडेंट्स ये हमारा W है, E के इक्वल होगा स्टूडेंट्स h न्यू माइनस W। वी नो दैट, हम जानते हैं स्टूडेंट्स W बराबर होता है h न्यू। तो E के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम W की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। E के इक्वल E के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स h न्यू माइनस h न्यू 0। h दोनों में से कॉमन है
तो ई के इक्वल हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू जीरो। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे स्टूडेंट्स। न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा और न्यू जीरो बराबर भी सी अपॉन लैम्डा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ई के बराबर आएगा एच न्यू की वैल्यू सी अपॉन लैम्डा माइनस न्यू जीरो की वैल्यू होगी सी अपॉन लैम्डा जीरो। तो स्टूडेंट्स सी ऊपर से कॉमन है हमारा, तो ई के इक्वल हो जाएगा एच सी और अंदर बचेगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा जीरो। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यदि निरोधी विभव वी जीरो कोमा ई का द्रव्यमान एम तथा अधिकतम वेग v मैक्सिमम हो तो गतिज ऊर्जा E के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स E v जीरो। समीकरण नंबर 3 समीकरण 1 व 3 से, तो E के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स E v जीरो इक्वल 1/2 v जीरो की वैल्यू पुट कर देंगे mv स्क्वायर इंटू में मैक्सिमम 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल h न्यू माइनस न्यू जीरो। तो स्टूडेंट्स ये दोनों हमारी ऊर्जा हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे h न्यू माइनस न्यू जीरो इक्वल 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ध्यान से नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन है इसका। माना किसी गतिशील कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है। यह कण जिस तरंग दैर्ध्य से संबंधित है उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। यदि गतिशील कण के रूप में किसी ऊर्जा को फोटोन को लिया जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की है ऊर्जा के फोटोन को लिया जाए तो आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से। तो स्टूडेंट्स आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होती है E इक्वल mc स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से E होता है हमारा E इक्वल एच न्यू। समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 व 2 से स्टूडेंट्स दोनों ऊर्जा है हमारी, तो दोनों को इक्वल रख देंगे mc स्क्वायर इक्वल एच न्यू। तो स्टूडेंट्स आगे देखेंगे हम mc स्क्वायर इक्वल न्यू की जगह पर रखेंगे हम c अपॉन लैम्डा। c से c कैंसिल हो जाएगा, h अपॉन लैम्डा इक्वल mc। यदि फोटोन के स्थान पर v वेग वाले कण का प्रयोग किया जाता है तो h अपॉन लैम्डा इक्वल होता है mv। तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, लैम्डा इक्वल होगा h अपॉन mv। mv को लिख देंगे स्टूडेंट्स हम p, तो p इक्वल होता है स्टूडेंट्स हमारा mv। तो mv की जगह पे p रखेंगे, लैम्डा इक्वल h अपॉन p। तो स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत ध्यान से नोट करिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन रह गया था, अभी इसको करेंगे हम, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुई है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन की गर्म वाष्प को कांच के बर्तन में रखा जाता है तथा उससे उत्सर्जित होने वाले समस्त विकिरण को
स्पेक्ट्रोमीटर के छिद्र पर आपतित कराया जाता है, जिससे पर्दे की काली पृष्ठभूमि पर कोई चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन रेखाओं को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा डायग्राम। तो स्टूडेंट्स ये होती हैं हमारी 5 श्रेणियाँ। फर्स्ट लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। तो स्टूडेंट्स लाइमन श्रेणी के लिए n=1 लेते हैं, बामर के लिए n=2, पाश्चन के लिए n=3, ब्रैकेट के लिए n=4 और फुंड के लिए n=5। तो स्टूडेंट्स लाइमन श्रेणी हमारी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है और बामर श्रेणी हमारी दृश्य भाग में पाई जाती है और पाश्चन श्रेणी अवरक्त भाग में पाई जाती है। फुंड श्रेणी भी अवरक्त भाग, ब्रैकेट श्रेणी भी अवरक्त भाग में पाई जाती है और फुंड श्रेणी भी अवरक्त भाग में पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स इसको देखिएगा। स्टूडेंट्स लाइमन श्रेणी, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी यह श्रृंखला लाइमन श्रेणी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है इसका 1/λ=r, ब्रैकेट में 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n², जहाँ n होता है स्टूडेंट्स 2, 3, 4 डैश इन्फानाइट तक। प्रथम सीमा हेतु n=2, स्टूडेंट्स इसको n=2 से स्टार्ट करते हैं। श्रेणी सीमा हेतु n=इन्फानाइट तक और इन्फानाइट तक करते हैं हम इसको। तो आगे देखेंगे लाइमन श्रेणी रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। सेकेंड है स्टूडेंट्स बामर श्रेणी, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी यह श्रृंखला को बामर श्रेणी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला होगा इसका 1/λ=r, ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको 3 से स्टार्ट करते हैं, जहां n=3, 4, 5, 6 और इन्फानाइट तक। प्रथम रेखा हेतु n=3, श्रेणी सीमा हेतु n=इन्फानाइट। बामर श्रेणी की रेखाएं स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। थर्ड है स्टूडेंट्स पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी यह श्रृंखला को पाश्चन श्रेणी कहते हैं। स्टूडेंट्स फॉर्मूला इसका 1/λ=r, ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n²। इसको स्टूडेंट्स 4 से स्टार्ट करेंगे, जहां n=4 से इन्फानाइट तक। प्रथम रेखा हेतु n=4 और श्रेणी सीमा हेतु n=इन्फानाइट। पाश्चन श्रेणी में रेखाएं स्पेक्ट्रमों के अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। फोर्थ है स्टूडेंट्स ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी में स्टूडेंट्स हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी श्रृंखला को ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। फॉर्मूला स्टूडेंट्स इसका 1/λ=r, ब्रैकेट में 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n², जहां n=5 से इन्फानाइट तक। प्रथम श्रेणी हेतु स्टूडेंट्स यहाँ पे n=5 रखते हैं, श्रेणी सीमा हेतु n=इन्फानाइट। ये इन्फानाइट है स्टूडेंट्स। फोर्थ है स्टूडेंट्स फुंड श्रेणी, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से संक्रमण करता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी यह श्रृंखला को फुंड श्रेणी कहते हैं। फॉर्मूला है स्टूडेंट्स इसका 1/λ=r, ब्रैकेट में 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n², जहां n=6 से इन्फानाइट तक। प्रथम श्रेणी हेतु n=6, श्रेणी सीमा हेतु n=इन्फानाइट। ये रेखाएं स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से नोट कीजिएगा। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए स्टूडेंट्स।
प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। स्टूडेंट्स ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए, आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स स्टूडेंट।